देखो पिछले क्लास में हम कहाँ तक बता दिए थे तुम लोग को? देखो हम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बताए थे। क्या बाबू बताए थे? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बताए थे ना। अब देखो न्यूक्लिक एसिड में जनरली क्या आता है बाबू? तो डीएनए आता है। क्या आता है बाबू? डीएनए आएगा और क्या आएगा? आरएनए आएगा। देखो इसको भी तो हमारे बॉडी में डाइजेशन का ज़रूरत है, तो इसको भी तो डाइजेस्ट करेंगे ना। तो देखो ये डीएनए और आरएनए क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? डीएनए आरएनए को खा रहे होंगे तब तो आ रहा है। तो इसको खाए कहाँ से हम लोग? तो प्लांट सोर्स हो गया, प्लांट से लिए या फिर किससे लिए? एनिमल से लिए। किससे लिए? एनिमल से लिए। अभी हमारे बॉडी में गया तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो डीएनएज। देखो जहाँ पे भी ए एस सी बताए थे इसका मतलब क्या होता है? एंजाइम्स। क्या होगा? एंजाइम। ध्यान देना थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा एंजाइम दिए डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए? तो डीएनएज। अब आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे तो कौन सा एंजाइम? आरएनएज। तो अल्टीमेटली किसमें? न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हुआ? पूरा तरीका से तुम्हारा किसका? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो गया। पर ये सब कहाँ चल रहा था बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन में बात चल रहा था। लेकिन अभी हम बहुत सारा चीज़ को क्या पूरा तरीका से हम डाइजेस्ट नहीं किए हैं, नहीं ना किए हैं। तो अब नेक्स्ट वाला डाइजेशन तुम लोग का क्या बचा हुआ था? देखो कॉपी उल्टाओ पहले। तो कार्बोहाइड्रेट का बताए थे हम। चलो तो टॉपिक का नाम हम लोग डालेंगे इंटेस्टाइनल जूस। क्या बाबू? देखो पेनक्रिएटिक जूस का सारा वर्क हम बता चुके थे ना। अब हम इंटेस्टाइनल जूस के सारे वर्क को बताएंगे। तो देखो इंटेस्टाइनल जूस का पहले पीएच बताओ तुम लोग। हम बताए थे कि जब भी स्टोमक में खाना रहता है तो वहाँ का पीएच कैसा रहेगा? एसिडिक मीडियम का रहेगा। और एसिडिक मीडियम रहेगा तो उसको काइम बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू? जब एसिडिक नेचर का रहेगा तो उसको काइम, और जब ये अल्कलाइन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? काइल बोलेंगे। तो बेटा देखो स्टोमक से खाना कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि एसिडिक से कहाँ आ रहा है? अल्कलाइन में आ रहा। तो ये जो बात हो रहा है इंटेस्टाइनल जूस का, ये कहाँ पे बात होगा? इंटेस्टाइन में ना बात होगा। तो देखो दो तरह का जूस होता है। कौन कौन? पेनक्रिएटिक जूस, जिसको टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, जिसमें बहुत तरह का जूस निकलता है जो सारे खाना को एब्जॉर्ब कराता है। अब देखो इंटेस्टाइनल जूस, देखो इधर हेडिंग देखो, नोट किए? अच्छा बताओ, कार्बोहाइड्रेट हम लोग माउथ से शुरू करते थे। क्या करते थे बाबू? माउथ से। ध्यान से सुनो, माउथ से शुरू करते थे। और माउथ में क्या होता था? तो माउथ में क्या था? किसके फॉर्म में था? पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में ना। तो देखो माउथ में हमारा पॉलीसेक्राइड कैसा रहेगा? देखते रहना, पॉलीसेक्राइड। इसको मीडियम दिए थे क्या? स्लाइटली एसिडिक 6.8। क्या दिए थे बाबू? 6.8। तो ये कैसा हुआ? स्लाइटली एसिडिक हुआ। अब ये पॉलीसेक्राइड जो था बाबू, ये था बहुत सारा मिला हुआ। तो क्या इसका हम माउथ में पूरा डाइजेशन कर पाए थे? तो ओनली 30% हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं? माउथ के बाद किस में चेंज हो गया? माल्टोज। माल्टोज कौन फॉर्म हुआ? डाइसेक्राइड। अब देखो ये डाइसेक्राइड हो गया तो पॉली से किस में आया? डाई में आया। लेकिन अभी भी पूरा तरीका से एब्जॉर्ब हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ये अपने सिंपलर फॉर्म में नहीं आया है। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? मोनो में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? मोनो में ले जाएंगे। जब ये मोनो में टूट जाएगा तब क्या होगा? पूरा तरीका से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरा एब्जॉर्प्शन होगा, फिर बॉडी में जो एनर्जी मिलता है हम लोग को वो हो जाएगा। तो देखो तो ये पॉलीसेक्राइड से कहाँ तक पहुँच गए थे? डाइसेक्राइड तक। और हम बताए थे तुम लोग को कहाँ पे? पेनक्रिएटिक जूस के बारे में, कि वहाँ पे जो है 10 to 20% कौन? पेनक्रिएटिक एमाइलेज ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वहाँ 100% क्या होता है? ठीक है। तो सुनो, अब यहाँ पे आज हम बताने जा रहे हैं तुम लोग को कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। किसका बाबू? कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ पे बताओ? तो लिखो, हेडिंग डालो, कार्बोहाइड्रेट। पहला होगा कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग डालो। एनसीईआरटी सब लाया है ना? इसका पीएच मान के चलेंगे हम लोग कितना? अप्रॉक्स लेके चलते हैं। इसका पीएच 7 से लेकर 9। ठीक है, कितना लेके चलेंगे? 7 से 9। और 7 से 9 होगा तो बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बताओ क्या होगा? बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक हो जाएगा पूरा। तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट का होगा। देखो तो कार्बोहाइड्रेट भी हम क्या बताए थे? पॉलीसेक्राइड
डाइसेक्राइड। तो बताओ कहाँ तक हम पहुँचा के ले गए थे, माल्टोज तक ले गए थे। तो अब देखो माल्टोज को हम लोग तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, तो माल्टोज को देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले माल्टोज, क्या लिखेंगे बाबू, माल्टोज। चलो डालो, इसको बोलते हैं माल्ट प्लस शुगर, क्या बोलेंगे बाबू, शुगर। चलो इतना हेडिंग डालो फटाफट। हाँ देखो अब समझो, इस माल्टोज को ध्यान देना बाबू, इधर इस माल्टोज को हमको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो अब एंजाइम की आवश्यकता तो पड़ेगी हमें। तो माल्टोज है, क्या बताएं कि लास्ट में ए ऐसी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। तो इस जगह एंजाइम को जो यूज करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं माल्टेज, क्या बोलेंगे, माल्टेज। अब ये माल्टेज क्या कर देगा बाबू, तो इसको माल्टोज को सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, तो शुगर प्लस शुगर किसमें करेगा, या फिर इसको शुगर नहीं लिख सकते हो तो तुम लोग एक फॉर्म और लिख सकते हो, इसी को लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख लो ग्लूकोज, क्या लिखेंगे बाबू, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब देखो बात समझो, ये था क्या, डाइसेक्राइड था, अभी बताया था ना, पॉली से क्या बना था, डाई। अब कहाँ लास्ट में पहुँच रहे हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुँच गया है। अब यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास, फिर क्या फीकल मैटर के थ्रू बाहर। तो अब माल्टोज जो था वो डाइसेक्राइड के फॉर्म में था, अब इसको हम एंजाइम प्रोवाइड किया, क्या माल्टेज, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोनोसेक्राइड, क्या हो जाएगा। तो इसके बगल में लिख लेंगे मोनोसेक्राइड, क्या लिखेंगे बाबू, मोनोसेक्राइड। चलो सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब, लेकिन लास्ट स्टेप में दिया होगा, पढ़ना फिर जाके समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ सुक्रोज का बात हुआ, अब किसको डाइजेस्ट करना है, सुक्रोज को। तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, सुक्रेज डालेंगे, क्या डालेंगे, सुक्रेज। इसको क्या बोलते हैं सुक्रेज को, केन शुगर, गन्ना खाओ ना, ईख, केन शुगर वही होता है, ठीक है ना। केन शुगर यहाँ बोलेंगे, शुगर केन उसको बोलते हैं, शुगर केन बोल सकते हैं, लेकिन केन शुगर उसी से निकाला गया है, ठीक है ना, उसी का प्रोडक्ट है। इसलिए तो तुम किससे बनाती हो चीनी, इसी से ना बनता है, इसी को ना प्यूरिफाइड करते हैं हम लोग, और फिर उसका ले जाके फिर उसके बाद फैक्ट्री में डालते हैं तो क्या बन जाता है, चीनी बन जाता है। तो किस में टूटेगा बताओ, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस, नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज लिखो, आ गया, हाँ फ्रुक्टोज। ये कैसा फॉर्म हो गया बताओ, वो जो सुक्रोज था कैसा फॉर्म था, डाई की मोनो, अभी हम मोनो पहुँचे, हाँ तो वो डाई होगा, ये क्या होगा, मोनो, लिख लो मोनो। अब देखो जो भी डाइजेशन होगा अब सब कहाँ टूट जाएगा, मोनो में, किस में, सुक्रोज आ रहा, सुक्रोज को हम तोड़े, पहले उसका डाइसेक्राइड में टूटा होगा तब तो मोनो में कन्वर्ट हो रहा, कि पॉली से सीधे मोनो में चेंज होगा, ये बताओ। वो तो टूटा, लेकिन सुक्रोज किस में होगा ये बताओ। माल्टोज के बारे में तो हम बता चुके हैं, पॉली में, पॉली के बाद कहीं ना कहीं तो डाई टूटा होगा ना, तो डाई को नहीं दिखाया गया, कहाँ दिखाया, डायरेक्ट सुक्रोज को इसमें, हाँ इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर उसको यहाँ आ गया, तो रिएक्शन वही चलेगा सारा, हाँ डायरेक्ट यही लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि एक को दिखा दिया गया ना, तो अंडरस्टूड हो जाएगा वो। अब देखो लैक्टोज क्या होता है बाबू, लैक्टोज, इसको मिटा दें, एक और लिखना है तुम लोग को। लैक्टोज किस में पाया जाता है बताओ जल्दी, मिल्क में, चलो डालो लिखो, लैक्टोज, लैक्टोज। अब देखो इसमें कौन सा एंजाइम डालेंगे, हाँ लैक्टेज। अब इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ थोड़ा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। याद करना होगा इसको तुम लोग को, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट का वो नहीं है फंडा, यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा। तो लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, कौन सा एंजाइम यहाँ डाले, लैक्टेज डाले, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लैक्टोज में, लिख लिए। चलो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, मोनो की डाई,
जल्दी बोलो। सब हो गया। देखो तो इस तरह से हम लोग के क्या हुआ, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया ना। अब एनसीईआरटी बुक निकालो सब, पेज नंबर निकालो 263, 263 निकालो। चलो देखो सबको अपना अपना बुक निकाल के देखो, दिख रहा? नहीं मिला? मिल गया होगा लास्ट पैराग्राफ, यहाँ यहाँ। अच्छा तुम्हारा पुराना बुक है ना, देखो सब। तुम्हारे पास नहीं है बुक, ले लो, ये बुक दे दो था, खोल देना शुरू में। देखो कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट हुआ, देखो कैसे कैसे टूटा है। देखो पढ़ो आराम से सब, देखो कैसे टूटा है, बता ना। आ गया? मिला? देखो तो वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका, प्रोटीन का भी तो डाइजेशन होना था। प्रोटीन को हम कहाँ तक पहुँचा के छोड़े थे, बताओ? प्रोटीन को कहाँ तक तोड़े थे, पेप्टाइड तक ना। कॉपी पलटो, कॉपी तो देखे ना। तो आप पेप्टाइड के आगे ना चलेगा, वहाँ लिख भी दिए हैं देखो। हाँ चलो लिखो पेप्टाइड। आप प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। हाँ सेकेंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो हो रहा है किसका हो रहा है, प्रोटीन का। अब प्रोटीन में किसका कर रहे हैं, पेप्टाइड का। लिखो, हेडिंग डालो। देखो इसमें भी तो कोई एंजाइम्स लगेगा ना, तो देखो यहाँ लगेगा एमिनो पेप्टाइडेज। क्या लगेगा बाबू, एमाइनो पेप्टाइडेज, सब मिलेगा। अब एनसीईआरटी में तुम लोग को। अब देखो इस पेप्टाइड को हम पूरा तरीका से ब्रेक नहीं ना किए थे, तो ये पेप्टाइड थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है। अब इसको कहाँ लेगा, तो स्मॉलर फॉर्म में लेगा। किस फॉर्म में लेगा, अब ये क्या कर जाएगा, तो एमाइनो पेप्टाइडेज डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, बताओ? पीछे वाला क्लास थोड़ा रिवाइज करो। देखो ये पेप्टाइड बड़ा फॉर्म, ठीक है, इसमें एमिनो पेप्टाइड डाले तो स्मॉलर फॉर्म में टूट गया। स्मॉल में मतलब क्या, पहले ये बड़ा था, ठीक है, अब ये स्मॉल में टूटा, स्मॉल में टूटा, फिर ये सिंगल डबल में चला जाएगा। तो लिखो फिर इसके बाद डाईपेप्टाइडेज, यहाँ पे डाईपेप्टाइड। ये रिएक्शन चलेगा, ये बताएंगे, देखो कैसे होता है। देखो अब ये डाईपेप्टाइड को हमको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है, ये रिएक्शन के बाद ही चलेगा आगे वाला रिएक्शन भी इसका। देखो तो अब क्या हो गया, वो डाईपेप्टाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, डाईपेप्टाइड। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में हमको, बताओ? एमिनो एसिड में, ठीक है। तो क्या डालेंगे बताओ, एंजाइम का नाम बताओ? डाईपेप्टाइडेज। कन्वर्ट हो गया। ऑल प्रोटीन्स किसे बना हुआ, एमिनो एसिड का होता है ना, तो आ गए एमिनो एसिड में हम लोग। तो देखो टूट गया ये फॉर्म पूरा। अब देखो, अब एनसीईआरटी में देखो प्रोटीन्स का जल्दी से आ गया ना, एमिनो एसिड में टूट गया। पहला वाला ही लेट लिखा होगा चार्ट में, देखो निकाल के रखो ना उसको, तुम लोग काहे बंद कर रही है। देखो पहला वाला ही होगा, देखो यहाँ आ गया ना। यहाँ तक हम पहले कन्वर्ट किए, और फिर कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको वहाँ ले गए, फिर उसमें डाईपेप्टाइडेज डाल दिए, फिर उसमें एमिनो एसिड में, तो अल्टीमेटली सिंपल फॉर्म में आ गया। और ये क्या हो गया, अब ये डाइजेस्ट हो गया। अब किस में जाएगा, एब्जॉर्प्शन में जाएगा। तो देखो सब जगह हम लोग किसका किसका डाइजेशन कराते हैं, तो जनरली सुनो, पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन्स का, फिर फैट का, और फिर न्यूक्लिक एसिड का। तो अभी तक हम लोग किसका करा चुके हैं,
आप किसका कराएंगे? फैट का। तो लिखो, हेडिंग डालो फैट। लिखो फैट। देखो देखो फैट में क्या होगा? डाई ग्लिसराइड होगा या फिर मोनो ग्लिसराइड होगा, यही ना होगा। और क्या होता था शुरू में जब पॉलीफॉर्म में था तो ट्राइग्लिसराइड था, उसको हम तोड़ दिए थे ना, डाई में तोड़ दिए थे। अब किस में टूटेगा? मोनो में। तो देखो अब यहाँ फैट का होगा तो क्या लिखेंगे? तो डाई लिखो बाबू, तो यहाँ हो जाएगा डाई लिखो या फिर क्या लिखेंगे? मोनो मोनोग्लिसराइड। अब देखो इसको भी तो हमको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है ना जी। हाँ दोनों ऑब्लिक कर दिए हैं, समझ जाना। अब देखो यहाँ जो एंजाइम यूज होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। क्या ये होगा बाबू? लाइपेज क्या करता है हमेशा? ध्यान दो। अच्छा लिख लो पहले। फैटी एसिड और किस में टूट जाएगा? ग्लिसरॉल में। किसमें बाबू? चलो लिखो, इसको समझाते हैं। पहले लिखो अच्छे से तब समझा देंगे। हो गया? अब समझाते हैं। देखो बात को समझो, सुनो। ये पहले क्या था? जो फैट था हमारा वो ट्राइग्लिसराइड था। तो देखते होगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है किसी का, तो घर में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या फिर हार्ट का डिजीज जो होता है इसी के बढ़ने से होता है ना, तो वो ट्राइग्लिसराइड का रहेगा, बढ़ जाएगा उसका अमाउंट, यानी बॉडी में फैट बढ़ गया। फैट बढ़ने का मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। समझ गए बात को? तो देखो वही कोलेस्ट्रॉल का यहाँ बात चल रहा। तो देखो पहले हम इसको किस में था? ट्राइग्लिसराइड में था। उसको तोड़ के कहाँ लाए थे हम लोग? डाई और मोनो में। अब देखो डाई और मोनो को तो हमको सिंपल फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज करेंगे कौन रहेगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज। समझ रहे हो? इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो कहाँ से? इंटेस्टाइन से निकल रहा कौन? इंटेस्टाइनल लाइपेज, और कन्वर्ट किस में कर दे रहा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी चार्ट देखो। क्या किसी को दिक्कत पूछो? देखो तो टूट गया, ये टूटा, अब सिंपल फॉर्म में टूट गया। अब देखो अभी इससे जस्ट आने से पहले तुम लोग को हम क्या बताए थे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका हम डाइजेशन करा रहे थे, डीएनए और आरएनए का। तो कहाँ तक हम पहुँचाए थे उसके रिएक्शन को? बताओ जल्दी बताओ। अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाए थे, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या था? दोनों को डाइजेस्ट कराए थे एंजाइम डाल के। तो क्या टूट के बना था? न्यूक्लियो एसिड। ठीक है, अब सुनो, तो न्यूक्लियोटाइड तक हम पहुंचाए थे, अब इसको भी तो तोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ टूटेगा? बताओ जल्दी। हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड कैसा फॉर्म हुआ उसका? बताओ। डाई फॉर्म हुआ। अब उस किस में आएगा? मोनो में आएगा। तो लिखो इसको पहले, न्यूक्लिक एसिड लिखो। इसको लिखो। हो गया?
एंड पेंटोज शुगर ऐसे रहता है ना, पेंटोज शुगर 5 रिंग का शुगर रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बताए थे तुम लोग को बेसिक क्लास में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हम बताए थे क्या? नहीं बताया ना? अच्छा ठीक है, चलो सुनो, देखो अब समझो बात को। ये क्या था, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किए थे तो न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो गया था। अब देखो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए किसमें डाले, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम डाले, किसमें कन्वर्ट हो गया। अब फिर न्यूक्लियोसाइड को सिंपल में तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइड, अब कौन सा एंजाइम डाले, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, टूट गया सारा। अब तुम लोग जो एक चार्ट दिया होगा एनसीईआरटी में, एक इतना बड़ा ऐसा, उसको देख लो अब सब, देखो सारा उधर वही वाला चार्ट, हाँ हाँ सबसे लास्ट वाला पीला वाला जो है चार्ट। मॉलिकुलर जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे कि हम लोग का डीएनए जो होता है शुगर बेस और फॉस्फेट से मिलके बना होता है, ठीक है ना। शुगर बेस और फॉस्फेट से मिलके बना रहता है, उसी शुगर को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर बोलते हैं, समझ गए बात को। और ये पेंटोज शुगर कहाँ आ रहा, तो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड में आ रहा, और न्यूक्लिक, हाँ और न्यूक्लिक एसिड किस में, तो डीएनए आरएनए में। तो देखो कहाँ तक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना बात को। तो 12 क्लास का जब हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से बेस बताएंगे। तो N2 बेस बताएंगे, नाइट्रोजिनस बेस। इसमें 2 तरह का बेस होता है, एक पिरामिडिन बेस होगा और एक प्यूरिन बेस होगा, ठीक है। और इसमें जब जाएंगे तो पेंटोज शुगर होगा, कितना, 2 तरह का। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर होगा तुम्हारा, तो पेंटोज शुगर में तुम्हारा आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसी से डीएनए पूरा बना हुआ रहता है। तो बैकबोन होता है ना डीएनए का, तो शुगर बेस और फॉस्फेट से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। बेस और शुगर क्या होता है, लगा हुआ रहता है, बगल बगल में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में क्लियर होगा। हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोजिनस बेस होगा, प्यूरिन और पिरामिडिन होता है। तो ये कहाँ पढ़ेंगे, 12 क्लास के मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे डाइजेशन था इसलिए इसको यहाँ बताना जरूरी था। तो इस तरह से तुम्हारा फुल्ली का फुल्ली डाइजेशन हम करा दिए, ठीक है ना। कहाँ से, माउस से लेकर, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना दिक्कत। हाँ बोलो। अभी थोड़ा फर्स्ट क्लास है तुम्हारा तो थोड़ा लगेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बोलो। सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है, सब तुम्हारा उसी फैटी एसिड के अंदर ही आ रहा, समझ गए। कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। प्लस प्लस लिखे हैं ना, तो प्लस का मतलब होता है सारा एक ही चीज़ है। हाँ देखो, तो देखो क्या था, तो डाई था और क्या था, फैटी एसिड होगा, और क्या था, ग्लिसरॉल था, और तो देखो सब ये फैट का ही कंपोजिशन है, ठीक है। वहाँ पे हम लिखा दिए और 2 को लेकर हम तोड़ के बता दिए, समझ गए बात को। अब सारा को कितना लिखेंगे बार बार, तो वहाँ पे हाँ यही रहेगा, डाई और मोनो को तोड़ना। तो ओवरऑल तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हुआ ना। तो अब देखो, अब तुम लोग के सामने क्वेश्चन, नोट लिखो, हाँ नोट करो, NOT नोट लिखो। एक क्वेश्चन कराते हैं तुम लोग को और क्वेश्चन डालना, हाँ नोट में क्वेश्चन लिखना। मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और मैक्सिमम के नीचे में ब्रैकेट में डाल के लिखना क्या पता है, तो इनकम्प्लीट लिखना। मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ फूड और मैक्सिमम के नीचे ब्रैकेट डाल के इनकम्प्लीट, कहाँ पे होगा, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ सही बोल रही है, स्मॉल ड्यूडेनम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, समझ गए बात को। ब्रेकडाउन ना हो रहा, क्वेश्चन समझो, इसीलिए तो नोट करा है उसको। क्वेश्चन हम काहे लिखा है इस तरह का, ब्रेकडाउन बोल रहे हैं, टूट रहा। अभी कहाँ तोड़े सबको हम, तो डाई को मोनो में कहाँ कन्वर्ट किए सब बताओ, तो कहाँ हो रहा, तो मैक्सिमम, तो इनकम्प्लीट ही ना, तो इनकम्प्लीट आया था ना स्टोमक से इनकम्प्लीट आया था डाई के फॉर्म में, मोनो में नहीं ना टूटा था। तो जब वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इनकम्प्लीट ही ना रहा। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट ना कराएंगे तो कंप्लीट,
नहीं, इनकम्प्लीट आया वो स्टोमक से और वहाँ पे इनकम्प्लीट को कंप्लीट में कन्वर्ट किए, तो ड्यूडेनम में चल रहा सारा, और ड्यूडेनम इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। समझ गए बात को? कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन का, घुमाया हुआ क्वेश्चन है थोड़ा। नहीं नहीं, अब एक क्वेश्चन और लिखो इसके बाद, जस्ट लिखो इसके बाद, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अकर इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है? इसका भी आंसर ड्यूडेनम होगा। उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट। जेजनम क्या बताया था, बताओ तो जरा। अभी एब्जॉर्प्शन कराए हैं जी? कहीं पे यहाँ पे जेजनम का बात हुआ है अभी तक? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये मतलब नहीं कि सब पार्ट को हम मिक्स कर रहे हैं। हाँ, ये जो स्टोमक खुला पाइलोरिक स्पिंचर से, वो कहाँ खुला? ड्यूडेनम में ना जी। अब ये सब सारा जो चलेगा ये ड्यूडेनम में चलेगा, उसके बाद वो डाइजेस्ट होके तब वो जाएगा कहाँ? जेजनम, इलियम और जेजनम जो भी है। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन समझो, इसी तरह गलती कराता है नीट वाला, सिली मिस्टेक। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं इस सबका। नहीं, अब ब्रेक डाउन है, डाइजेशन भी वही होगा, ब्रेक डाउन भी होगा, देख रहे हो ना? हाँ, दोनों ड्यूडेनम में होगा। हाँ, दोनों का है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछेगा, इसलिए नोट कराएं तुम लोग को। देख रहे हो क्वेश्चन ना कैसे है बना हुआ? तो अब एब्जॉर्प्शन का ही तो बात नहीं की हम, आगे होगा ना। चलो अब देखो, हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं पूरा, ठीक है ना, डाइजेशन का। सुनो, देखते रहना बस इधर। माउथ में मान लो कि हम सिंपल सा खाना रोटी खाएं, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीसेकेराइड फॉर्म्स, तो सपोज C6H12O6 होगा। अब उसको हम माउथ में लिए, माउथ में क्या निकला? सलाइवा निकला। सलाइवा के साथ टाइलिन भी तो होगा, उसका pH कितना हुआ बाबू? 6.8 हुआ। जस्ट हम उसको माउथ के साथ बकल कैविटी के साथ उसको मिक्स करके बोलस बना दिए। बोलस मतलब फूड का पार्टिकल्स। अब वो बोलस पार्टिकल्स पेरिस्टालसिस के मूवमेंट से कहाँ जाएगा? ओसोफेगस में जाएगा। तो देखो ओसोफेगस में चला गया, तो अभी तक हम लोग क्या किए? तो 30% पॉलीसेकेराइड का हम लोग क्या किए? डाइजेस्ट किए, और वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया। यानी पॉलीसेकेराइड फॉर्म जो तुम्हारा बाबू कार्बोहाइड्रेट था, वो डाइसेकेराइड माल्टोज के फॉर्म में गया और वो रोटी का बोलस बना। अब उस बोलस को हम क्या कर रहे हैं? स्लोइंग कर रहे हैं, मतलब नीचे की ओर ढकेल रहे हैं, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। अब वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बाबू स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जनरली फूड 4 to 5 आवर रहता है वहाँ पे, और जितने भी तरीके के एंजाइम्स रहते हैं वहाँ से HCl सिक्रीशन होता है। कहाँ? स्टमक के वाल से निकलता है। क्या निकलता है? HCl। अब उस खाना पे HCl पड़ेगा, और वो HCl क्या करेगा? उस खाने को अच्छे तरीक़ा से ब्रेक डाउन करेगा, प्रोपलिंग करेगा, प्रॉपर मिक्सिंग करा देगा, पूरा फूड को अच्छे तरह से मिक्स कराने के बाद क्या करेगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ढकेल देगा, यानी ड्यूडेनम पार्ट में। अब जो डाइसेकेराइड था वो मोनोसेकेराइड के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट जाएगा। जितना भी प्रक्रिया है, सबसे ज़्यादा प्रक्रिया चलते हैं हमारे स्टोमक में। स्टोमक में बहुत देर तक खाना रहता है, वहाँ बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, बहुत सारा एंजाइम्स निकलता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। जैसे कि हम बताए थे तुम लोग को, क्या मिल्क इज ए कैसिन प्रोटीन्स, ठीक है। कैसिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमको रेनिन और पेप्सिन का जरूरत पड़ता है। बट किसके केस में? तो इन्फेंट के केस में। किसके केस में? इन्फेंट मतलब बच्चा के केस में दोनों जरूरत पड़ेगा। क्यों बाबू? क्योंकि उस कैसिन प्रोटीन्स को हमको कन्वर्ट करना है कहाँ पे? पारा कैसिनेट्स में, ठीक है। पारा कैसिनेट्स जब कैल्शियम के साथ ऐड हो जाएगा तो पारा कैसिनेट चेंज हो जाएगा, तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो देखो मिल्क जो रहता है वो कैसा फॉर्म में रहता है बताओ? लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। तो हमको उस पर वर्क करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए रोकना पड़ेगा ना उस फूड को, तो हमको उसको रोकने के लिए कैसा करना पड़ेगा? सेमी सॉलिड करना पड़ेगा। यानी दही का थक्का की तरह, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं ना, दही की तरह उसको जमाना पड़ेगा। तो दही की तरह उसको कहाँ कन्वर्ट करते हैं? तो स्टोमक में कन्वर्ट करते हैं। वो दही की तरह हो जाएगा तो वहाँ पे स्टोमक में रुक जाएगा। अब उस पर एंजाइम्स काम करेंगे, तब उसको तोड़ेंगे और उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो ये रिएक्शन चलता है, बस इतना ही उसका काम है कि मिल्क को रोकना है हमको। मिल्क लिक्विड है, अगर पिएंगे तो डायरेक्ट वो स्टोमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो उस मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको स्टोमक में रोकना है, तब वहाँ ब्रेक डाउन कराएंगे। तो इन्फेंट के केस में जनरली हम लोग बात करते हैं पेप्सिन और रेनिन का। लेकिन अगर अदर प्रोटीन जैसे मीट खाएं,
या फिर राजमा खाए या फिर दाल खाए, उसमें जो प्रोटीन्स रहता है उसको पचाने के लिए बस केवल किसका जरूरत पड़ता है, पेप्सिन का जरूरत पड़ता है। और रेनिन प्रोटीन्स जो होता है वो जनरली बच्चे में एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बच्चा से बड़ा की ओर जाते हैं तो रेनिन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे दूध का डाइजेशन करते हैं, हम लोग तो दूध पीते हैं, तो हम लोग दूध का डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं कीमोट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं बाबू, कीमोट्रिप्सिन। वो कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, उस मिल्क को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये पूरा प्रक्रिया आपके कहाँ, स्टोमक में चलेगा। तो हम लोग जनरली यही सोचेंगे कि इनिशियल फूड को जब लेंगे तो वो पूरे तरीक़ा से डाइजेस्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में जाना पड़ेगा, तब वो पूरा तरीक़ा से टूट जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाले प्रोसेस में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि सर्टेन हार्मोन्स आर ऑल्सो यूज इन द क्या, डाइजेशन। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि डाइजेशन में यूज होते हैं, उस हार्मोन्स को पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्या, कि थोड़ा सा एनसीईआरटी को तुम लोग खोल के देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को आराम से, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस। किसी को कोई कन्फ्यूजन? देखो बाबू, रुक जाओ एक मिनट, देखो इधर, हम सारे फूड को डाइजेस्ट कर लिए। अब बात आता है कहाँ से, तो लार्ज इंटेस्टाइन का बात आ रहा है। अगर एलिमेंट्री कैनाल को ऊपर से चले तो फर्स्ट में माउथ, सेकंड में ओसोफेगस, थर्ड में क्या, स्टमक, फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज द 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। देन अगेंस्ट क्या, लार्ज इंटेस्टाइन क्या, सीकम, कोलन, रेक्टम, और लास्ट में सिग्मोइड आएगा। तो कोलन के 4 पार्ट होते, 3 पार्ट होता है, असेंडिंग कोलन पहला, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। क्लियर हो गया? और एक लास्ट में यहाँ पे रहता है कौन, सिग्मोइड रहता है। ठीक है, तो देखो खाना अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, लार्ज की तरफ जा रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कोई एंजाइम्स निकलता है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन नो रिलीज क्या, तो एंजाइम, कोई एंजाइम यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पे कोई क्या डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखो होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस रहता है, उस म्यूकस से क्या होता है, खाना चिपक जाता है। जो हम डाइजेस्ट किए उस लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकस में खाना चिपक जाएगा, और चिपक के कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। और रेक्टम में जाने के बाद क्या होगा, उसको बाहर निकलता है। तो जब वो रेक्टम में जमा हो जाता है तो अब उसको एनस के थ्रू बाहर निकालना है। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मास पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या, एक मास में पेरिस्टाल्सिस हो रहा। अब तक जो पेरिस्टाल्सिस करा रहे थे वो पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, लेकिन अब मास में पेरिस्टाल्सिस कराएंगे तो वो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और रेक्टम से क्या होगा, एनस के थ्रू वो फिकस मैटर बाहर की ओर निकल जाएगा। तो कैसा मूवमेंट, तो मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कहाँ पे, रेक्टम में, क्योंकि फूड वहाँ पे पहुँच चुका है, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिकस मैटर बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा क्या हुआ, तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। लेकिन हाँ अभी भी कैसा, तो देखो मास पेरिस्टाल्सिस जो है वो कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री। पेरिस्टाल्सिस हम बताए थे कैसा प्रोसेस है, अब पूछ रहे हैं मास पेरिस्टाल्सिस कैसा है प्रोसेस, बताओ। देखो नोट करा रहे हैं एक चीज़, देखना तुम लोग ध्यान से सुनना। पेरिस्टाल्सिस, इसमें 2 मसल्स पढ़ाए थे ना बाबू, कौन कौन, इनर सर्कुलर, आउटर इनर लॉन्गिट्यूडनल था ना, इनर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर। कैसा मूवमेंट था बताओ। अब देखो मास पेरिस्टाल्सिस का मतलब बता रहा है, तो वे वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, याद रखना, एनसीईआरटी का लास्ट लाइन में दिखा हुआ है, देखा बुक देखे चलाना, चलो देखना सब ध्यान से। देखो 265 नंबर पेज, देखो हाँ देखो 265 नंबर पेज हम पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ सुनो। द इजेशन ऑफ फिकेस, देखो मतलब चार्ट के बाद है ना, सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ देखो, ये वाला है ना, इसके लास्ट वाला पॉइंट पे देखो, द इजेशन ऑफ फिकेस है, फिसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन कहाँ से, एनस से। एनल के बारे में मतलब क्या हुआ, एनस के बारे में, इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस एंड कैरिड आउट बाय द मास। तो कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन गलती मत करना, मास बोलना, इन्हें कि बस पेरिस्ट, हाँ समझ गए बात को।
तो लार्ज इंटेस्टाइन का तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होगा, फूड तुम्हारा जो डाइजेस्ट हुआ था वो बाहर की ओर निकल जाएगा। हाँ, पूरा मतलब मास क्रिएट करेगा। मास में कैसे रहते हो तुम लोग? हाँ, बहुत लोग मिलकर मास बनाते हैं, तो उसी तरह मास में मतलब एक साथ करेगा पूरा, तब वो निकलेगा फिर। तो वॉलंटरी प्रोसेस हो गया। हाँ ठीक है, समझ गए बात ना? क्लियर करो। आप पढ़ सकते हो, 5 मिनट तुम लोग को समय दिए, पढ़ो पढ़ो। हाँ, अभी हार्मोन्स पढ़ाना है इसका, रुको ना, तो पढ़ने दो, पढ़ो, क्लियर करो। समझ में आ रहा है एनसीईआरटी? ये सब यहाँ पे लिख लो कि ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है, लिख लो यहाँ पे। ऑल प्रोसेस कहाँ, देखो एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये सब कहाँ चल रहा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में चल रहा है पूरा पेज, याद रखना। तो कहाँ पे, हाँ लिख लो ऊपर में कहीं एनसीईआरटी के पेज में कहाँ चल रहा है ये सारा प्रोसेस, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं चलेगा, यहाँ पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी इंडिकेट नहीं किया। तो लिख लो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में चल रहा प्रोसेस। अब आ जाएगा समझ में? तो इस पेज में जितना चीज़ लिखा हुआ कहाँ पे हो रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा। अब देखो, अब ध्यान दो मेरे तरफ, देखो इधर। अच्छे बताओ, सिंपल सा जवाब देना, खाना जो खाते हैं ये न्यूरल मैकेनिज्म है कि नहीं? बताओ, न्यूरल ब्रेन से कनेक्ट है कि नहीं है? इतना बात बताओ तुम लोग, अपने से कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। देखो ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म है। कैसा है? न्यूरल, सुनो तो न्यूरल क्या हुआ, न्यूरल हार्मोनल। ये हार्मोन क्या करता है, ये पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस को एक्टिव करता है। हार्मोन्स निकलेगा तो एक्टिव करेगा। और ये न्यूरल क्या करता है, खाना खाते हो ना, खाना देखते के साथ क्या होता है, सलेवाइसन होने लगता है, मतलब देखते हो लार गिरने लगता है ना, जैसे सिंपल हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है, वो क्या करता है, खाना देखते के साथ क्या करता है, वो हम लोग के ब्रेन में मैसेज पहुंचाता है कि हमको खाना मिलने वाला है। और जैसे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा वो एंजाइम्स को निकालना चालू कर देगा। तो कैसे होगा, खाना देखने के बाद होगा, ऐसे नहीं होगा कि घूम रहे हैं तो हम लोग का होने लगा, ऐसा नहीं। खाना देखोगे, ठीक है ना, और खाना देखने के बाद क्या जाएगा, हम लोग के ब्रेन में सिग्नल चला जाएगा कि अब इस जूस को निकालना है। समझ रहे हो बात को? अब वो निकालेगा तब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जो खाना खाओगे तो उसी पे वो जूस गिरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर सारा चलेगा। तो कैसा होगा, न्यूरल आ गया, ब्रेन का कनेक्शन हो गया। अब हार्मोनल, तो दो हार्मोनल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हार्मोन्स का इंडिकेशन नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन लो, लेकिन देखो हार्मोन कहाँ पढ़ाया है, देखो एनसीईआरटी कितना वो किया है। अब देखो पेज नंबर निकालो तुम लोग, देखो पेज नंबर तुम लोग निकालो 339 तुम लोग का बुक ले लिया ना जी। अच्छा देखो हम बोल रहे हैं, सुनो पेज नंबर 339 पढ़ो, सीक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, पढ़ो तो बाबू। हाँ पढ़ो इस लाइन को पूरा पढ़ो तुम लोग एक बार। सेकेंड वाला पैराग्राफ पढ़ो तो हार्मोन्स, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी बाबू, पढ़ के बोलो, तुम पढ़ के बोलो, सुनो।
गैस्ट्रिन होगा, कोलियोसिस्टिकिनिन होगा, है ना। देखो ये जो हार्मोन है, अब सुनो, इतना नाम देख लिया ना तुम लोग, नहीं मिला अभी तक तुम लोग को, तो ये नाम मिला ना तुम लोग को हार्मोन का, कहाँ पे काम है इसका? GIT मतलब समझते हो? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहाँ का बात हो रहा? डाइजेशन का। और हार्मोन्स कहाँ पे बताया है? हार्मोन वाला चैप्टर में यहाँ पढ़ाया है, फंक्शन वहाँ पे है, ठीक है। हम इसको यहीं पे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को दो चीज़ पढ़ाएंगे, सिक्रेटिन हार्मोन्स और CC के PZ हार्मोन पढ़ाएंगे। कोलियोसिस्टिकिनिन हार्मोन्स, दो तरह का हार्मोन्स होता है, जो पेनक्रिएटिक जूस, और तुम लोग को अभी तक नहीं मिला है, खोज रहा बोले कि वहाँ पे सारा चीज़ ध्यान से सुनता नहीं जब बोलते हैं शुरू में। मिला ना? NCERT खोज नहीं पड़ा, पढ़ने में कितना मुश्किल होगा सबको। आ गया? तो देखो अभी क्या बताया इधर, अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्या है ये? न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म। तो डाइजेशन न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म है ना, किस केस से बोल रहा है? हार्मोन के केस से और एक ब्रेन वाला केस से, ठीक है, जो ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है। तो देखो हार्मोन का वहाँ पे चर्चा नहीं किया है, लेकिन ये हार्मोन को पढ़ना है, इसको पढ़ाएंगे कहाँ पे? इंडोक्राइन सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे बस यहाँ बता देंगे, अभी पूरा क्लियर करा देंगे, यहाँ पे क्या बोलते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम तुम लोग को अब क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा तुम लोग का डाइजेशन यूज इन हार्मोन। देखो डाइजेशन में कौन कौन सा हार्मोन यूज होता है, तो लिखो रोल ऑफ हार्मोन इन डाइजेशन, रोल ऑफ हार्मोन इन डाइजेशन।